हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो सभी भाई? कल एग्जामिनेशन है, आई नो थोड़ा सा पैनिक मोड है, बट आपके पैनिक मोड को ही खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए मैंने एक रिवीजन सीरीज चालू किया है। जस्ट 1 आवर में मैं आपको 5 ईयर के पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, ऑनर्स प्लस जनरल। ठीक है, तो ऑनर्स का 5 साल हो गया भाई और जनरल का 5 साल हो गया, टोटल 10 पेपर अपने सॉल्व करेंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी जो पैनिक मोड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो हम ईयर पेपर देखते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है यार, ये तो पढ़ा, ये पढ़े, आता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस, दैट इज वाई आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर आया है। तो भाई एफर्ट्स पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना। वीडियो थोड़ा लेट आया बिकॉज सुबह से थोड़ा है, हेल्थ इश्यूज चल रहा है। तो सुबह से लेकर के दोपहर तक खाना वाना जब तक खाया, थोड़ा आराम कर रहा था। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं था, बट अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। और पूरी कोशिश करूंगा कि 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरा पूरा रिवीजन करा दूंगा। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि सर आपका एफर्ट्स पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई इनडायरेक्ट टैक्स का प्लेलिस्ट दिया है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, एग्जामिनेशन अच्छा हो जाएगा। जीएसटी का थ्योरी वाला वीडियो पढ़कर जाना, जो मैंने कल बनाया था। बाकी चैप्टर वाइज वन शॉट भी है, वो भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एफएम ऑडिट, ऑडिट का फुल सिलेबस डाल चुका हूँ। एफएम का भी लगभग फुल सिलेबस आ जाएगा। हाँ, 70-60% डाल दिया हूँ थ्योरी लेकर के, 40% भी एग्जामिनेशन तक आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट सब दिया हुआ, कमेंट बॉक्स को पढ़ लेना। ये पीडीएफ भी मैं नीचे में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डाउनलोड पीडीएफ बोल करके, यहां से ये 5 साल का पीडीएफ ले लेना। ठीक है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। पहले पहले बात करते हैं भैया 2019 के क्वेश्चन, ऑनर्स के क्वेश्चन बात करते हैं। पहले ऑनर्स फिर जनरल, ठीक है ना? बोल रहा है टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। मैं थ्योरी वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जब सप्लाई होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी टैक्सेबल इवेंट की बात होगी। अगर सप्लाई नहीं होगा तो टैक्सेबल इवेंट की बात नहीं होगी। सप्लाई है तो जीएसटी की बात करेंगे, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी की बात नहीं करेंगे। बाकी मैं ऑलरेडी थ्योरी वाले, देखो जो चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना, अब देखो मेरा पीडीएफ में आंसर, इसका मतलब आंसर वही है लेकिन अलग लैंग्वेज यूज किया गया। यहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज किया गया। अगर आपने मेरा पीडीएफ वाला याद कर लिया है ना, तो फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मत बोलना सर आपका पीडीएफ वाला भी याद करे या ये वाला याद करे। आपको जो याद हुआ है आप वही याद करिए, आंसर तो चेंज थोड़ी होगा। टैक्सेबल इवेंट है, सब जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या, सप्लाई, तो आंसर तो सेम ही होगा। थोड़ा बहुत वहां पे सेंटेंस चेंज होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटेंस चेंज होगा। तो अगर आप कोई चीज पहले से याद कर लिए हो तो यहां से आंसर मत लेना। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर ये आंसर फॉलो कर लेना। या अगर आपको मेरा पीडीएफ वाला आंसर जो मैंने थ्योरी में यूज किया है वो अगर पसंद आ रहा है तो वो पढ़ लेना। भाई पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ के जाओ, एग्जाम कल ही है। ठीक है ना? राइट नोट ऑन मिक्स सप्लाई एंड टैक्सेबिलिटी। देखो मिक्स सप्लाई क्या होता है आपको पता है? मिक्स सप्लाई में टोटल 3 बात हम लोग करते हैं। पहला, यहाँ पे नेचुरल बंडल नहीं होता है। यहाँ पे जो गुड्स होते हैं ना, वो किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स, घर का दाल चावल सब्जी, क्या ये नेचुरल बंडल है? नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई भी नेचुरल बंडल नहीं होता है। ठीक है, पहला। इसमें जो हाईएस्ट है, मान लेते पिज्जा पे है 5%, ठीक है, और मान ले दाल चावल पे है 20%, 18% पकड़ लो। तो जो हाईएस्ट होगा, चार समान था ना, पिज्जा था, कोल्ड ड्रिंक था, दाल चावल था, सब्जी था, चार समान था। ये फ्रूट्स था। तीन चारों में जो हाईएस्ट होगा, मान लो हाईएस्ट था दाल चावल पे 18%, तो मिक्स सप्लाई कितना होगा? 18% होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे नेचुरल बंडल नहीं होता है। जो हाईएस्ट चार गुड्स है तो चारों में जो हाईएस्ट होगा वो हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है ना? ये होता है हमारा मिक्स सप्लाई होता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स चार्ज अंडर द जीएसटी, थ्योरी वाले वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में ना वो थ्योरी वाला वीडियो में 2.5 घंटे वाला, जो 2 घंटे 30 मिनट में मैंने पूरे जीएसटी के सारे चैप्टर्स के थ्योरी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो वो 2.5 घंटे का वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो थ्योरी वाला वीडियो पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा तुमको रिवाइज करा दे रहा हूँ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो ये सब पढ़ चुके हैं, अपने रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज द रिवीजन सीरीज ब्रो। ठीक है, आप अगर बोल रहे हो नहीं सर हमको पढ़ा दो, तो भाई गलत वीडियो देख रहे हो। वन शॉर्ट सीरीज पढ़ा चुके हूँ, जीएसटी का पूरा थ्योरी पढ़ा चुका, जस्ट बिफोर रिवीजन। मैंने क्या बोला, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने करने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने ईयर पेपर लेकर आया। पढ़ाने के मकसद से थोड़ी लाया। जस्ट तुमको बता रहा हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो देख लो, ईयर पेपर से मैच कर रहा है। ठीक है? ठीक है सर, ये तुम्हारा रिवीजन है, कोई पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है भाई। ठीक है, तो जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, और जो कुछ नहीं पढ़े भाई कम से कम यही देख लो।
देख के जाओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा दूंगा रिवीजन कराते कराते। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, सिंपली आपको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सप्लायर होता है, जो सप्लायर होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो जो हमारा बायर है, जो बायर है वो क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है। कलेक्ट मतलब क्या, वो उसके पास जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देता है। तो दो बात इसमें याद रखना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, कि जो सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो बायर है, बायर यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करेगा और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, और बायर यहाँ पे आईटीसी क्लेम करेगा। बस ये तीन बात आपको याद रखना है, ठीक है। State the provision related to time of supply of goods in case of forward mechanism and calculate the time of supply for the information given below. Forward mechanism में क्या होता है, नॉर्मली मूवमेंट अगर इन्वॉल्व होता है तो डेट ऑफ मूवमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। डेट रिमूव किया, रिमूव मतलब मूवमेंट की, गोडाउन से सामान निकाल दिया 15 मार्च को, बिल कब बनाया 18 मार्च को, तो इन दोनों का जो अर्लियर होगा 15 मार्च, यही आंसर होगा आपका 15 मार्च, ठीक है। बाकी आंसर कैसे लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई बोला, देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस आपका दिया हुआ 1,00,000 रुपया। प्राइमरी पैकेजिंग आपको लिस्ट प्राइसेस में इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे, इग्नोर, आईजी मतलब इग्नोर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग बायर्स रिक्वेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस, मतलब ये 500 रुपया सेलिंग प्राइस में इंक्लूड नहीं है, तो ऐड करके इंक्लूड कर दो। सब्सिडी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इसको इग्नोर करेगा, गवर्नमेंट की सब्सिडी को इंक्लूड कर देते हैं, और बाद में एक अजम्पशन लिख देना कि ये जो सब्सिडी है, ये जो सब्सिडी है वो लिस्ट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लिस्ट इंक्लूड नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे ना, ये इसको भी माइनस करेंगे, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो अजम्पशन डालना पड़ेगा। जैसे बुक के आंसर में क्या किया, माइनस किया, लेस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये क्यों माइनस किया पता है, क्योंकि इसने अजम्पशन लिया है, इसने अजम्पशन लिया है कि जो सब्सिडी है, जो हमारा सब्सिडी है वो वो एडेड है, मतलब इंक्लूड है, इंक्लूड है लिस्ट प्राइस में, लिस्ट प्राइस में इंक्लूड, ये अजम्पशन पे सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर आप इसको लेस करोगे ना, तो ये अजम्पशन डालना पड़ेगा कि सब्सिडी जो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिला है वो लिस्ट प्राइस में इंक्लूड है, दैट इज वाई हम माइनस किए हैं, तो ये जमसन डालना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मैं तो बोलूंगा माइनस मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी हम लोग इग्नोर करते हैं, तो सिंपली लिख देना नोट डाल करके, पहले सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद नीचे में एक नोट डाल देना कि सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट विल बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन लिस्टेड प्राइस, तो एक वहां पे अजम्पशन डाल देना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जीएसटी सबसे लास्ट में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार आंसर देख लो, तो मेरा अजम्पशन तुम लोग फॉलो करना। बुक में अजम्पशन क्या लिया है, देखो बुक में अजम्पशन लिया है कि सब्सिडी में लिस्ट प्राइस इंक्लूडेड है, ठीक है, ये अजम्पशन लिया, दैट इज वाई इसको माइनस किया यहाँ पे। तो ये 1,00,000 रुपया है, ब्रायर वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1,05,000 हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी को लेस कर दिया, क्यों लेस किया, क्योंकि ये मान के चल रहा है, ये मान के चल रहा है कि गवर्नमेंट वाला यहाँ पे एडेड है, दैट इज वाई लेस किया। बट बेटर क्या, इसको इग्नोर करना, बेटर होगा इसको इग्नोर करके एक नोट डाल देना कि ये लिस्टेड प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बुक वाला ही अगर समझा दूं, तो ये 100 हो गया, तो 2100 हो गया, 98,400, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला प्राइसेस एक्सक्लूड है, तो अलग से जीएसटी, जब बोलेगा ना प्राइसेस एक्सक्लूड है, तो फिर अलग से जीएसटी यहाँ पे लेस मत करना। अगर प्राइसेस में जीएसटी इंक्लूड वर्ड बोलता, अगर ये इंक्लूड वर्ड बोलता, तब यहाँ पे जीएसटी आपको क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। ये सब आप सीखे हुए हैं, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है जानते हो आप, आपको पता है कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, जैसे मैंने बताया था थ्योरी वाले वीडियो में कि मैंने खुद कंपोजिशन स्कीम लेकर रखा है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि इसमें 3-4 कंडीशन है। पहला, अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपके साल भर का टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है, पहला। अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका साल भर का टर्नओवर 1.5 सीआर से कम होना चाहिए, ये था दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन था, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चौथा कंडीशन है कि अगर आप बेसिकली इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब विद इन द वेस्ट बंगाल, विद इन द स्टेट, तब तो आप कंपोजिशन स्कीम ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, बंगाल के बाहर, स्टेट के बाहर अगर आप सप्लाई कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। पांचवा, इसमें जो हम लोग जीएसटी भरते हैं ना, इसमें जो हम लोग जीएसटी भरते हैं वो क्वार्टरली, जब क्वार्टर एंड होता है, जैसे अभी फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, किसी भी ईयर का, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, जून, जून, अप्रैल मई जून, जून खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, तो जुलाई का 18 तारीख एंड ऑफ क्वार्टर क्या है, 30 जून। तो जैसे ही 30 जून खत्म हुआ, तो जुलाई के 18 तारीख तक आपको अपना कंपोजिशन स्कीम में जो भी आपने कमाया है उस क्वार्टर में, तो उस क्वार्टर में आपने जो भी कमाया,
अप्रैल मई जून उस क्वार्टर में आपने जो भी कमाया 3 महीना में, ठीक है, आपका जो भी टर्नओवर है उसका फिक्स परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मैं सर्विस में हूं तो मेरे मुझे 6% देना पड़ता है। अगर मैंने 3 लाख में, अगर मैंने 3 लाख, सॉरी, अगर मैंने 3 सालों में 1 लाख रुपया कमाया, 3 सालों, सॉरी, 3 महीने में अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया, अप्रैल मई जून में अगर मैंने 1 लाख रुपया का फीस कमाया, तो 1 लाख का 6% कितना होता है, 6,000 रुपया मुझे गवर्नमेंट को देना है 18 जुलाई तक। क्वार्टर खत्म हो गया, वहां से 18 दिन के अंदर में मुझे आईटीआर जीएसटी फाइल करना है जीएसटीएन पोर्टल पे जाकर के, और अपना पूरा डेटा वेटा देना पड़ेगा, और 1 लाख रुपया का 6% का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस चलाता तो मुझे मान लो 1 लाख का कमाई हुआ तो उस 1 लाख पे 5% मुझे 5,000 देना पड़ता। अगर मैं गुड्स का बिजनेस करता, सपोज क्वार्टर में मैं क्वार्टर में वही 1 लाख रुपया कमाया, तो गुड्स केस में 1 लाख पे 1% देना पड़ता। तो 1 लाख का 1% कितना हो, 1,000 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता। ये था आपका कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। मेंशन इन 4 केसेस जो जहां पे एलिजिबल नहीं है। अगर आप कॉमर्स, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ठीक है। आइसक्रीम, पान मसाला, गुटखा का बिजनेस करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर आप ई कॉमर्स से बिजनेस करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ठीक है। चार चार मैंने बता दिया यहाँ पे। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है आपको पता है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सारा का सारा टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया है, जितना भी आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, ठीक है, ये सब कुछ आपके टर्नओवर में आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। मिस्टर सुशांता चक्रवर्ती ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मंथ जुलाई 2021, ठीक है। कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी कितना पे करेगा, ठीक है ना। देखो मैं ना ये आईटीसी वाला बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आईटीसी का अगर सिमिलर सम्स होगा तो मैं नहीं समझाऊंगा, कोई सम्स अगर टफ आ गया तो मैं समझा दूंगा। तो मैं एक सम्स अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बाकी सिमिलर वाला सम्स रहेगा तो आप ऑलरेडी देख लीजिएगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करना आप लोग का। तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, देखो ना, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,07,000, 1 जुलाई 2024, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। आईजीएसटी इतना है, सीजीएसटी इतना है और एसजीएसटी इतना है, ठीक है। इनका फिर आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब इन्होंने सेल वेल किया है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई इन्होंने सेल किया आउटवर्ड सप्लाई में 24,19,000 का, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। इंटर स्टेट सप्लाई किया है, मतलब स्टेट के बाहर। फिर किया इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसमें 40,000, 40,71,000, 40,71,000 का इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है। अब इनवर्ट सप्लाई मतलब आपने परचेज वगैरह किया है, ठीक है ना। इंटर स्टेट आपका दिया हुआ है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 6,50,000 रुपया। इंट्रा स्टेट है इनका, विद इन द स्टेट 15,20,000 का सप्लाई किया, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। आई जीएसटी ग्रेड 18%, सी जीएसटी और एस जीएसटी ग्रेड है 9%, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं। एक पहला टेबल बनाते हैं आईटीसी का, दूसरा टेबल बनाते हैं आउटपुट टैक्स का। तो यहाँ पे देखो आईटीसी का पहला टेबल दिया हुआ, तो आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी ओपनिंग था ये, ठीक है। फिर आपने आईटीसी कितना क्लेम किया, इनवर्ट सप्लाई आपने परचेज कितना किया, 6,50,000। ये एक्सक्लूसिव है, मतलब जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 6,50,000 का 18% आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। फिर 15,20,000 का क्या करेंगे, 9% कर दो डायरेक्टली, या 18% डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो ना, 6,50,000 का 18% डायरेक्टली के लिए आईजीएसटी आ गया। 15,20,000 का 18% डिवाइडेड बाई 2 तो 9% आ जाएगा। तो 9% ये हो गया, 9% ये हो गया, तो टोटल ये हो गया, टोटल ये हो गया, टोटल हो गया। तो ये जो आपके आ गए, ये टोटल आ गए, टोटल आईजीएसटी, टोटल सीजीएसटी और टोटल एसजीएसटी, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है। अब हम लोग टेबल 2 बनाते हैं, जिसमें लिखता है कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब हम लोग आउटपुट टैक्स निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने 24,19,000 बेचा था, पर ये सब जीएसटी ऐड करके बेचा था, देखो ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वर्ड देखो ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। तो 24,19,000 में आपने 18% जीएसटी ऐड करके बेचा था, तो ये 118 के बराबर होगा, इंटू कर देंगे 18 तो जीएसटी आ जाएगा, देख लो। ये डिवाइडेड बाई 18 इंटू कर देंगे 18 तो ये आ जाएगा जीएसटी। वैसे ही ये 40,71,000 इंटू कर देंगे 18 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बिकॉज सी जीएसटी एस जीएसटी निकालना पड़ेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई में, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 9% आ गया, ये 9% आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो टोटल टोटल आपके पास आउटपुट टैक्स ये है, ठीक है। ये जो मैं ब्रेकअप बना रहा हूँ ये आपका टोटल,
आउटपुट टैक्स हो गया, ये टोटल आपका आउटपुट टैक्स है। अब ध्यान सुनिएगा, जो से जैसे मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ मैं वही सिखा रहा हूँ, आपके टीचर ने आपको जो सिखाया आप वो फॉलो कर लेना, बाकी मैं जो अपने स्टूडेंट को सिखाया हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अपने को गवर्नमेंट को टैक्स देना ये, और अपने पास ऑलरेडी आईजीएसटी कितना है 3,83,500। तो आपको पता है आईजीएसटी, सबसे पहले आईजीएसटी का सेटअप होता है, अगर कुछ बच जाता है तो हम लोग सिंपली डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ, ये बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है, किसी भी रेशियो में बचा हुआ आईजीएसटी आप किसी भी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जो बेस्ट प्रॉफिटेबल केस होगा वो करना। मैं तो स्टूडेंट को बोलता भाई जो बचा हुआ आईटीसी है उसको हाफ हाफ कर देना, बेटर होगा, हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी, ठीक है। तो 3,59,000, ठीक है ना, 3,59,000, ठीक है, ये अपने पास कलेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने ये मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, जब मैं सेल करूंगा जीएसटी में कलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब आप बताओ 3,69,000, ठीक है, ये मुझे गवर्नमेंट को देना था, ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को इतना दे चुका हूं, क्योंकि परचेज करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हूं, ठीक है ना। तो 3,79,000 गवर्नमेंट को देना था, बट ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को इतना दे चुका हूं, ठीक है। परचेज करो तो जीएसटी पे करना पड़ेगा परचेज करने पे, तो ऑलरेडी आपने जीएसटी को इतना अमाउंट दे चुका है, आपको देना था 3,69,000, पर आपने कितना दे दिया, आपने देखना 14,500 आपने ज्यादा दे दिया। तो जब आपने 14, ऐसे सोचो ना, ऐसे आपको सोचो ना कि आपको गवर्नमेंट को देना है 3,69,000, 3,69,000, बट आपके बैंक में कितना पैसा है 3,83,500, और आपको पूरा पैसा यूज करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये वाला पैसा पूरा सेटअप कर दिए, ठीक है, स्टिल आपके बैंक में ये पैसा पड़ेगा 14,500 पड़ा हुआ है, ये एक नॉर्मल सेंस में हो गया। बाकी अगर तुमको नॉर्मल सेंस में समझना, मतलब जीएसटी सेंस में समझना है, तो आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी इतना पे कर दिया है, ठीक है, और आपको इतना पे करना था, तो आपने कितना ज्यादा पे कर दिया, 14,500 आपने ज्यादा पे कर दिया है, तो जो आपने ज्यादा पे कर दिया है उसको आप सेटअप करोगे, तो सिंपली क्या करोगे, इसका हाफ ऑफ कर दोगे। तो जो आपने ज्यादा पे कर दिया था 14,500, उसका हाफ क्या होगा 7,250, तो आपने सिंपली क्या किया 7,250 एडजस्ट कर दिया किसके साथ, सी जीएसटी, और 7,250 को एडजस्ट कर दिया एसजीएसटी। अब आप बताओ, आप बोलो आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना था, मैं पहले सीजीएसटी बता रहा हूँ, 3,10,500, ये इतना पे करना 3,10,500, ऑलरेडी आपने इसको एडजस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना पे करना पड़ेगा, तो 3,10,000, सॉरी 3,10,500 में से ऑलरेडी आपने ये पे कर दिया, मतलब एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ज्यादा पे कर दिया तो एडजस्ट करना पड़ा था, 7,250 आपने एडजस्ट कर दिया, अभी भी आपको 3,03,250 पे करना है, ठीक है। आपके पास आईजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना ये, सॉरी आपके पास इनपुट टैक्स कितना है 1,91,800, तो माइनस कर दो 1,91,800, मतलब इतना आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो जो आपने ऑलरेडी पे किया उसको भी एडजस्ट कर दो। तो ये मैं ऑलरेडी पे कर दिया था तो मैंने एडजस्ट कर दिया, ये भी मैं ऑलरेडी पे किया था, मैंने इसको भी क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो जो बच गया ये मुझे अब देना पड़ेगा, जो बच गया अब वो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, 3,10,500 मुझे देना है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने 7,250 का आईजीएसटी एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया हूँ, तो मुझे इतना पे करना था, जिसमें से ये पे कर दिया हूँ, ये पे कर दिया हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पे कर दिया हूँ, 1,84,500 पे कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो बचेगा 1,84,800 पे कर दिया हूँ, तो जो बचा है ये वाला अमाउंट अब मुझे इतना पे करना पड़ेगा, अब इतना मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पे करना था 3,10,500, आपने ऑलरेडी ये अमाउंट पे कर दिया है, ये अमाउंट भी आपने परचेस के टाइम पे आपने ये वाला अमाउंट भी पे कर दिया है, ठीक है। तो जो बचा है अब आपको ये पे करना पड़ेगा, यही था आपका आईटीसी, ठीक है। तो ऑलरेडी आईटीसी कैलकुलेशन आपको पता है, आप देख लीजिएगा, ओके ओके। मिस्टर एस चौधरी, इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, कस्टम बहुत अच्छे से मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया कस्टम, जस्ट छोटा सा रिकैप करवा दे रहा हूँ कस्टम का, ठीक है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, ये हम लोग क्या करते हैं, पेड आउटसाइड इंडिया, ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री, ये इंडिया का खर्चा, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, अच्छा ये एयर का केस है, ये एयर का केस है, एयर केस में वैसे बीकॉम में एयर केस में लोग गलती पढ़ा रहे, बीकॉम में ऐसा नहीं होता कि एयर के केस में हम लोग बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड ये नहीं लेते हैं, स्टिल स्टिल लिया जा रहा है बीकॉम में, बट कोई बात नहीं है, ठीक है, जैसे बीकॉम में चल रहा है चल रहे, तो भाई मैंने कस्टम वाले वीडियो आपको समझाया था बीकॉम में क्या गलती हो रहा है, ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री है 24 फरवरी, और एंट्री इनवर्ड क्या है भाई,
एंट्री इनवर्ड क्या है 3 मार्च, तो बेसिकली क्या होगा 24 फरवरी और 3 मार्च, विच एवर इज लेटर, तो लेटर क्या आएगा आपका 3 मार्च। तो 3 मार्च का रेट क्या है बीसीडी का 18%, तो ये 18% हम लोग लेंगे सिंस गलत है, ये गलत है। एक्चुअल में एयर के केस में ना बिल ऑफ एंट्री होता ही नहीं है। एयर के केस में क्या होता है, एयर के केस में ये होता है, देखो बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज लेटर, तो डेट ऑफ अराइवल नहीं माना गया, नहीं है, तो हम लोग बिल ऑफ एंट्री लेते हैं। बट बुक में ऐसा नहीं हो रहा, बुक में बोल रहा है बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, चाहे एयर का केस हो, चाहे फ्रेट का केस, चाहे वेसल का केस हो, चाहे लैंड का केस हो, हर एक केस में सेम ले रहा है, तो तुम लोग भी सेम ले लेना, बिकॉज सारे टीचर यही पढ़ा रहे हैं। क्या कर सकते हैं भाई, कॉलेज कॉलेज का टीचर भी यही जानता है। अब तुम मान लो मेरा और बात तुमने काट दिया तो, बट जो सीएस सीएमए कर रहे हैं भाई, वो मेरा बात सुन जाना, प्रोफेशनल में वैसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो हम लोग 18% ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री किस दिन किया था, 24 फरवरी 2024, तो 24 फरवरी 2024 को बिल ऑफ एंट्री है, तो उस दिन का हम लोग ये रेट लेंगे, तुम्हारा कन्वर्जन रेट लेंगे, तो $1 इक्वल टू 71, तो रेट ये वाला फॉलो करेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हम लोग रेट फॉलो करेंगे 71 का, और बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉलो करेंगे 18%, तो 71 का कन्वर्जन रेट फॉलो करेंगे, 18% का बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, ये डॉलर है, ये रुपीज है, ठीक है। तो आपका हो गया इंपोर्टेड गुड्स कितना था, $10,000, उसमें डिजाइनिंग चार्जेस हम लोग $500 ऐड कर दिए, कितना हो गया 10,500। अब उसको रुपया में कन्वर्ट कर दिया, 10,500 को 71 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 7,45,500, ठीक है ना। अब बात करेंगे फ्रेड, फ्रेड कितना था, अब सब रुपीज में सॉल्व होगा, ठीक है। तो 7 लाख एक्चुअल कॉस्ट कितना है, देखो $2,500 था, तो $2,500 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुपया में लाने के लिए 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,77,500, ठीक है। फिर हम लोग को पता है ये जो हमारा एडजस्टेड एफओवी आया है, ये जो हमारा एडजस्टेड एफओवी आया उसका 20%, तो 7,45,500 का क्या करेंगे 20%, तो ये अमाउंट आएगा, तो विच एवर इज हाइयर, ठीक है, सॉरी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो लोअर ये अमाउंट आएगा, लोअर लोअर ये वाला अमाउंट आएगा, तो ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फ्रेट, तो 7 लाख, 7 लाख में ये वाला क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इंश्योरेंस एडजस्टेड एफओबी का 1.125%, तो एडजस्टेड एफओबी कितना है 7,45,500, इसका 1.125%, तो ये आया, ठीक है, ये आया। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये आ गया अपना एसेसेबल वैल्यू, जिसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब सीआईएफ वैल्यू का 18% आएगा तुम्हारा बेसिक कस्टम ड्यूटी, अब बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% आएगा सोशल वेलफेयर चार्ज, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। अब जीएसटी भी इसी के ऊपर निकालोगे, इसी के ऊपर जीएसटी भी निकलेगा, ठीक है। कल को जीएसटी कंपनसेशन सेस बोलता, वो भी हम लोग इसके ऊपर ही निकालते हैं, ठीक है ना। अब जीएसटी ऐड करने के बाद ये अमाउंट आ गया विच इज कॉल्ड लैंडेड वैल्यू या इंपोर्टेड गुड्स, इसको बोलते हैं लैंडेड वैल्यू या इंपोर्टेड गुड्स। तो टोटल कितना जीएसटी पे कर रहा है, टोटल कितना कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ये पे कर रहा है, सोशल वेलफेयर चार्ज ये पे कर रहा है, और जीएसटी ये पे कर रहा है, तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितना पे कर रहा है 3,08,650, ठीक है ना। तो ये ऑनर्स खत्म हो गया, बात करते हैं जनरल का, जनरल का 2019, ठीक है ना। बोल रहा सर ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ, जीएसटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट देना कस्टमर को, ठीक है, और चीजों को सस्ता करना और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाना, ये भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बाकी 2019 वाले ऑनर्स में क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ठीक है। मेंशन एनी 3 टैक्सेस दैट आर नॉट सबसुड मर्ज विद जीएसटी, ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी वाला, जो मेरा 2.5 घंटे का थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी मैंने इनको पढ़ा दिया है, ठीक है। कौन कौन से जीएसटी अभी तक सबस्यूड मतलब मर्ज नहीं हुए, सबस्यूड कौन सा मर्ज नहीं हुए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स, ये सब अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं हुए। मैंने आपको टोटल 15 पढ़ाया भाई। डिफाइन द फॉलोइंग एज पर द सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स, ठीक है। फॉलोइंग एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है पता है, सारा का सारा टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्टर सप्लाई, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई, सब कुछ मिला दोगे। अब पैन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट जब हम लोग परचेज करते हैं, जब भी हम लोग परचेज करते हैं, जब भी कोई चीज हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज नहीं लिखा हुआ, आंसर तुम लोग मेरा थ्योरी वाला वीडियो पढ़ लो, थ्योरी वाला, थ्योरी में जो तुम लोग को मैंने आंसर पढ़ाया था ना इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, वो पढ़ लेना तुम लोग, इसका आंसर मुझे को ठीक नहीं लग रहा है। तो इनपुट टैक्स सिंपली क्या हो, जब हम लोग कोई परचेज करते हैं तो परचेज जो टैक्स पे करता है एक टैक्सेबल पर्सन या एक रजिस्टर्ड पर्सन,
जीएसटी पे, उसको बोलते हैं अपने इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है, नॉर्मली सेल्स पे हो, जब हम लोग सेल करते हैं तो जीएसटी ऐड करके सेल करते हैं, वो होता है आउटपुट टैक्स। याद रखिएगा, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स लेने के लिए आपको पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, वो भी रेगुलर वाला, ठीक है। मिक्स सप्लाई क्या ऑलरेडी डन हमारा, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिमूवल है 23 मार्च, और इनवाइस आपका 20 मार्च, तो आंसर होगा 20 मार्च। आंसर देख लीजिएगा 20 मार्च, आंसर होगा आपका 20 मार्च, ठीक है। मेंशन द कंपोनेंट दैट आर इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी जब वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ाया था उसमें सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) और सेक्शन 15(3) सब मैंने पढ़ा दिया था, वही चीज यहाँ पे लिखना है। तो सेक्शन 15(1) लिखना है, 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग सारे टैक्स ऐड कर देते हैं जो अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा खर्चा वर्चा है बायर का, वो सब कुछ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है उसको हटा देते हैं, कोई लोकल सब्सिडी होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट इज योर आंसर, ठीक है। सप्लाई क्या होता है भाई, पता है आपको। कंपोजिट सप्लाई क्या है, आपको पता है, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज क्या, रिवर्स चार्ज क्या पता। फॉरवर्ड मतलब नॉर्मल, नॉर्मल जो जीएसटी चार्ज करते हैं ना, तो मैंने थ्योरी वाले वीडियो में आपको फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज पूरा डिफरेंस पढ़ाया भाई। अगर थ्योरी वाला वीडियो नहीं पढ़े हो ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में थ्योरी वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मैं सिंपली कर दूंगा थ्योरी वीडियो, ऑल चैप्टर थ्योरी बोल करके मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो पढ़ लेना। तो ऑलरेडी मैंने ये फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। इनपुट टैक्स है ये वाला, आईजीएसटी इतना, सीजीएसटी इतना है और एसजीएसटी इतना है। आउटपुट टैक्स ये है, बट आपको पता है, अरे इनपुट टैक्स दिया, आउटपुट टैक्स दिया हुआ है, सिंपली क्या निकाल देना है, कितना टैक्स देना है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को माइनस कर देना। तो सबसे पहले क्या कर देना, आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ, बचा हुआ जो बच गया आईजीएसटी, जो आईजीएसटी बच गया उसको सबसे पहले, सॉरी जो आईजीएसटी बच गया है उसको हाफ ऑफ कर देना, हाफ सीजीएसटी के साथ। मान लो 10,000 बच गया तो 5,000 सीजीएसटी से माइनस कर देना, अब 5,000 एसजीएसटी से माइनस कर देना, ठीक है ना। अब जो सीजीएसटी का आईटीसी होगा उसको माइनस कर देना, जो एसजीएसटी का आईटीसी होगा उसको माइनस कर देना। अगर नेगेटिव में आ गया तो रिफंड मिलेगा, पॉजिटिव में आ गया तो पे करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, नेट जीएसटी पेबल है, ये आपको पता है। सोल्यूशन दे दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वही दुर्गापुर वाला सम्स, दुर्गापुर वाला सम्स है। देखो क्या बोला, इन दिसंबर एक्स ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड वर्थ रुपीज 1 लाख रुपया एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू वाई, ठीक है, वाई ऑफ दुर्गापुर। तो अब बताइए सोल्ड किया, तो सोल्ड पे क्या लेगा, आउटपुट टैक्स लेगा। तो 1 लाख पे 18%, अच्छा 1 लाख पे 9%, दुर्गापुर मतलब विद इन द वेस्ट बंगाल है ना। तो 1 लाख पे 9%, 9%, तो देख लो आउटपुट टैक्स मेरा क्या हो गया, 1 लाख है ना, 1 लाख का 9%, 9% कितना होगा, 9,000, 9,000, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्स परचेज किया है, तो इस पर होगा तुम्हारा आईटीसी क्लेम करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कितना परचेज किया है, 82,600, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 118, इनटू कर देंगे 18, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 9%, 9% निकल जाएगा। देखो ना 9%, 9% निकल गया, ठीक है। तो ये पे करना है, ऑलरेडी इतना पे कर चुके हैं जो आईटीसी में, आईटीसी मतलब ऑलरेडी हमने उतना पे कर दिया। तो 9,000 पे करना था, 6,300 ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो रिमेनिंग 2727 तो पे करना बाकी है, तो ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम क्या हो, पढ़ा चुका हूं भाई। स्टेट द रेट ऑफ केस इन, स्टेट द रेट्स ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, थ्योरी वाले वीडियो में सब पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है तो आपको 1% देना पड़ेगा, 0.5, 0.5 इक्वल टू क्या हो गया, 1%। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस है तो 2.5%, 2% मतलब टोटल 5% आपको देना पड़ेगा। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 3%, 3%, टोटल 6%। और मैंने आपको बोला ना कि मैं यही वाला देता हूँ, 6% में देता हूँ, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं कंपोजिशन स्कीम में, जस्ट लाइक रेगुलर स्कीम, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम्प्शन सप्लाई, ऑल द इंपोर्ट, सॉरी ऑल द एक्सपोर्ट, ऑल द इंटरेस्टेड सप्लाई, सबको ऐड कर दोगे मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। मेंशन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द कंपोजिशन ऑफ स्कीम, नॉट अंडर द कंपोजिशन स्कीम। मतलब रेगुलर ही पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि रेगुलर प्लस कंपोजिशन स्कीम का डेट बताओ, कब कब पेमेंट होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम तो आपको पता है, ये तो बहुत इजी है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, क्वार्टर पेमेंट पूछा, पेमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है, कि जीएसटी का पेमेंट कब करोगे, तो मैं बता रहा हूँ। रेगुलर में क्या होता है, क्वार्टर, साल भर में 4 क्वार्टर होता है, जब क्वार्टर एंड होता है, जैसे पहला क्वार्टर क्या है, अप्रैल में जून, जून आपका पहला क्वार्टर होता है, तो जून खत्म हो गया तो जुलाई के 18 तारीख तक पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कंपोजिशन। रेगुलर में क्या होता है, मंथली वाइज रिटर्न होता है, मंथली वाइज रिटर्न होता है। तो मान लो आपका अप्रैल का मंथ खत्म हो गया,
एज्यूम कर लो अप्रैल का मंथ खत्म हो गया, तो एंड ऑफ द मंथ हो गया, अप्रैल खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे मंथ खत्म होगा अब आपको आईटीआर आपको जीएसटी फाइल करना है, तो क्योंकि वहां पे मंथली बेसिस पे होता है, तो मंथ खत्म हो गया, तो जो तुमने पिछले बार में, जो पिछले मंथ का मतलब अप्रैल का जो टोटल टर्नओवर है, ठीक है, उसको क्या करोगे, 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख बीच, 1 से लेकर के 11 के बीच में आप सेल्स का डेटा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 ये फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आपको पूरा सेल्स का डेटा देना पड़ेगा। मतलब अप्रैल मंथ में तुमने कितना सेल किया है उन सब का डेटा आपको 1 मई से लेकर के 11 मई के बीच में जीएसटीआर 1 फॉर्म होता है उस फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 14 तारीख को, 14 मई को आपको आईटीसी अपना मैच करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका, क्योंकि आप जब सेल्स का डेटा दोगे तो आउटपुट मैच करोगे, तो 11 तारीख तक आपको आउटपुट मैच करना है, फिर 12, 13, 14 3 दिन में आपको आईटीसी मैच करना है, फिर 20 तारीख को आपको पेमेंट करना है। ये होता है रेगुलर स्कीम में। ठीक है, तो अगर आपने अप्रैल मंथ में डेटा सेल वेल किया है, तो 1 से 11 तारीख के बीच में, 1 मई से लेकर 11 मई के बीच में आपको जीएसटीआर बोल के फॉर्म होता है 1 में, उसमें सेल्स का डेटा डालना है और आउटपुट टैक्स निकालना है। फिर 12, 13, 14 14 तारीख तक आपको आईटीसी मैच करना है। ठीक है, फिर 20 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना जीएसटी का, वही आउटपुट लेस आईटीसी जो बच गया वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 20 तारीख तक। ठीक है, डिटरमाइन द, होपफुली आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, डिटरमाइन द एसेसेबल वैल्यू, ये एफओबी है, ये फ्रेट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री एयर, और ये इंश्योरेंस है। तो क्या करेंगे भाई, एफओबी में ये वाला फ्रेट ऐड कर देंगे, ये इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस नहीं दिया है तो एफओबी का 1.125% कर देना। ठीक है, देख लो ये एफओबी है। ठीक है, एक्चुअल फ्रेट है 3 लाख रुपया, एफओबी है 6 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर 3 लाख रुपया, 3 लाख ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसका 1.125%, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐड करके आएगा एडजस्टेड एफओबी, तो 3 लाख और 3 लाख 30, 30 लाख और 3 लाख दोनों ऐड करके आएगा एडजस्टेड एफओबी। बुक में अच्छे सॉल्यूशन नहीं देता है लोग, ये आएगा एडजस्टेड एफओबी आएगा 3,33,000, तो 33 लाख होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी चक्कर में मेरा भी गलती हो रहा है, 33 लाख। ठीक है, तो 33 लाख का 1.125% करोगे तो ये आएगा, तो ये हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, एसेसेबल वैल्यू आपका हो गया। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या होता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश को बर्बाद कर, डंप मतलब बर्बाद करना, बर्बाद करना चाहता है तो अपने प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिससे सामने वाले कंट्री में गुड्स बहुत सस्ता हो जाता है। फिर वो कंट्री क्या करता, अपने कंट्री का सामान, अपने जो डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो सामान बना है उसको इग्नोर करता है और उस कंट्री का सस्ता सामान परचेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे क्या होता है, सोनर और लेटर सामने वाली कंट्री उस कंट्री के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाता। अब ये इस उसका एग्जांपल सुनो, चाइना। चाइना क्या करता है, अपने गुड्स को बहुत सस्ता कर देता है, जिससे इंडिया वाले चाइना वाले गुड्स ही खरीदे, इंडिया वाले गुड्स ना खरीदे। इंडिया में जो सामान बन रहा है क्योंकि वो महंगा हो जाएगा और चाइना का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को पता है चाइना का ये स्कीम है, दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या करती है, चाइनीज गुड्स के ऊपर में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, जिससे चाइना का गुड्स क्या हो जाए, महंगा हो जाए। जब चाइना गुड्स महंगा हो जाएगा तो इंडिया को पता है भाई हमारा गुड्स का 500 रुपया दाम है, चाइनीज का 450 रुपया दाम है, या 500 रुपया दाम है, या 600 रुपया दाम है, चल भाई इंडियन लेते हैं, बेटर होगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफ करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफ करने के लिए गवर्नमेंट जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं उन इंपोर्ट्स के ऊपर में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिसके वजह से हमारा देश बच जाता है, हमारा देश किसी देश के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होता है, और हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेफ भी हो जाती है, धीरे धीरे क्या करती है, ग्रो करती है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है कंट्री को सेफ करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 का ऑनर्स। ठीक है, बोल रहा 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन सबस्यूट, क्या क्या जीएसटी में मर्ज हो चुका है। मैंने 9 आपको जीएसटी, 9 आपको सेंटर पढ़ाया था, 8 आपको स्टेट पढ़ाया था, यहाँ तो 5 ही पूछा है। तो सेंट्रल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट, टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब मर्ज हो गए, ये सब सबस्यूट मतलब मर्ज हो गए जीएसटी में। मैंने जो आपको पढ़ाया ना वो आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सेंट्रल का था, स्टेट का देख लो, ये सब ये स्टेट के टैक्स हैं। ठीक है, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेस टैक्स, इंट्रेस्ट टैक्स, ऑक्ट्राई, स्टेट टैक्स और सेंट्रल सेस टैक्स, ये सब अब तक जीएसटी में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है,
राइट सोट नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, हु कैरी एनी बिजनेस एट एनी प्लेस इन स्टेट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड और अंडर द जीएसटी। तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। टर्नओवर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वही सेम है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज, यूनियन टेरिटरी बाय द टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, ये सब कुछ रहेगा जो नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं वही है, ठीक है। अ डीलर सोल्ड डिटर्जेंट along विद द बकेट, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू 1,20,000 है, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 9% दिया हुआ है, ठीक है, एंड बकेट इज 14% इन ईच केस, कंप्यूट द सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल, ठीक है ना। तो टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 1,20,000 रुपया, ठीक है। सीजीएसटी कितना है देखो ना भाई यहाँ पे 9%। अच्छा तुम बताओ यहाँ पे, ध्यान सुनना। तो अब यहाँ पे देखो दो रेट दिया, एक 9% दिया हुआ है, एक 14% दिया, मुझे बताओ ना। डिटर्जेंट तो नॉर्मल प्लास्टिक का पैकेट में बेच सकते हो, जरूरी है कि आपको बकेट देना है नहीं। तो डिटर्जेंट अलग है, बकेट अलग है, ये नेचुरल बंडल नहीं है, नेचुरल बंडल नहीं है। तो डिटर्जेंट पे है 9% और बकेट पे है 14%। तो जब नेचुरल बंडल नहीं है तो ये होगा मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ठीक है। डिटर्जेंट के साथ में बकेट बेच रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग बेच रहा है, तो ये नेचुरल बंडल नहीं है। तो मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कितना 14%, तो 14% लेंगे। तो 1,20,000 है, तो 1,20,000 का 14%, ठीक है। और बोला 14% इन ईच केस मतलब सीजीएसटी भी 14 है और एसजीएसटी भी 14 है। तो 1,20,000 का 14% ये होगा, 1,20,000 का 14% ये होगा, टोटल जीएसटी हो जाएगा ये, ठीक है। समझ गया ना, ये मिक्स सप्लाई का केस है, लिख दे रहा हूँ, मिक्स्ड सप्लाई का केस है ये, ठीक है। मिस्टर पी जीएसटी इनपुट डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये ओपनिंग आईजीएसटी दिया हुआ, सीजीएसटी और एसजीएसटी हुआ, और आउटपुट सीजीएसटी मतलब आईटीसी का क्लेम है। ए भाई ये तो इजी है, तुम लोग कर लेना, ये सब इजी है। और ऐसे नोट डाल देना, तुमको मैं आईटीसी चैप्टर पढ़ाया है, सब नोट डालना है, ये सब देख लेना भाई, आईटीसी चैप्टर। आईटीसी से क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, वो भाई वीडियो देख लेना, इनडायरेक्ट टैक्स का नीचे में प्लेलिस्ट दिया हुआ, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम क्या बता दिया हूँ। हु कैन ऑप्ट कंपोजिशन कौन स्कीम कौन ले सकता, ऑलरेडी 2019 में क्वेश्चन आया था, मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आइटम इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द ट्रांजेक्शन वैल्यू, कौन कौन सा वैल्यू सप्लाई ऐड होता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ देख लेना 2019, ठीक है। ये 2019 जनरल में क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है, भाई मैं थ्योरी वाले वीडियो मैंने कवर किया था, तो एक रेफरेंस मैं डाल दे रहा हूँ, थ्योरी वाला वीडियो मैंने वहां पे कवर कर दिया था, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू द कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। अ होटल प्रोवाइडेड 3 nights 4 days पैकेज, ठीक है, वेयर द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडेड अलोंग विद द रूम एकोमोडेशन, ये था पहला कंडीशन, ठीक है। तो कौन सा सप्लाई है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे होटल है ना, 3 night 4 days पैकेज है, ये पैकेज है, तो पैकेज में ब्रेकफास्ट भी आता है, डिनर भी आता है, ये कंपोजिट सप्लाई हो गया, ठीक है। कंपोजिट ये तो पैकेज है ना, होटल वाले पैकेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट भी होता है, डिनर भी होता है, रहना वहना भी होता है, तो पैकेज में ये नेचुरल बंडल है, ठीक है। फिर बोला टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड द स्कीम ऑफ फ्री टूथपेस्ट अलॉन्ग विद 15 रुपया अलॉन्ग विद टूथपेस्ट ऑफ ट्यूब, मतलब टूथपेस्ट के साथ ये ऑफर में टूथ ब्रश दे रहे थे, नेचुरल बंडल नहीं है, ये मिक्स सप्लाई है, ये कौन सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, ठीक है। तो आंसर लिखना कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, पर कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई का थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एग्जाम सप्लाई क्या होता है आपको पता है, जिस सप्लाई पर टैक्स नहीं लगता, जिस सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है। जीरो रेट सप्लाई में क्या होता है, जिस सप्लाई पे जीएसटी 0% लगता है, जैसे मैंने सेज बोला था, या जब आप देश में एक्सपोर्ट करोगे, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, या नॉन सेज एरिया से सेज एरिया में, पढ़ाए थे ना, कोलकाता से न्यू टाउन, न्यू टाउन क्या है सेज, कोलकाता है नॉन सेज, तो नॉन सेज से सेज में जाओगे तो इस केस में लगेगा जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, पढ़ाया हूँ ऑलरेडी मैंने आपको। टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सब टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिस सप्लाई पर टैक्स लग रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस सप्लाई के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। थ्योरी वाले वीडियो मैंने कवर किया है, तो थ्योरी वाला वीडियो मस्ट है भाई, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आज बताओ, आप मुझे बताओ ना, जितना मैंने थ्योरी वाला वीडियो पढ़ाया था सब सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो जो भी मैंने थ्योरी वाला वीडियो पढ़ाया था उसमें सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। असर्टेन द, यहाँ पे क्या बोला, असर्टेन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। गुड्स है गुड्स है गुड्स है गुड्स है गुड्स है गुड्स है, गुड्स डिलीवर, गुड, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। चलो मैं पहले बता रहा हूँ, डेट ऑफ डिलीवरी कितना 10 फरवरी, इनवाइस कितना 8 फरवरी, ठीक है, और पेमेंट कितना
पेमेंट कितना है 15 फरवरी। तो भैया डिलीवरी मतलब मूवमेंट की बात है, तो मूवमेंट है 10 फरवरी और ये 8 फरवरी, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या होगा 8 फरवरी होगा। मूवमेंट है 10 फरवरी, 10 फरवरी, ठीक है। लेकिन डेट ऑफ पेमेंट आपका 2 फरवरी। अरे ब्रेक के केला खा रहे थे देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ, देखो क्या होता है ना, रिवर्स चार्ज में होता है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है उसमें हम लोग डेट ऑफ मूवमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग हमेशा एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में देखो ना, 10 है, 10 अप्रैल, ये भी है 10 अप्रैल, ठीक है, और ये है 2 फरवरी। तो डेट नहीं चेक करेंगे तो आंसर होगा यहाँ पे 10/4/24, क्योंकि ये एफसीएम है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो 10 अप्रैल 12 अप्रैल, विच एवर इज रियल 10 अप्रैल होगा यहाँ पे, आंसर होगा 10 अप्रैल, ठीक है। तो ये आंसर सही दिया हुआ यहाँ पे, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है ना, हम लोग डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ मूवमेंट विच एवर इज अर्लियर ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ बोला टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन अंडर जीएसटी इज पेबल ऑन द गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको बोला था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, फिर डेट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर, 30 डेज फॉर गुड्स एंड डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इससे बेटर ना, इससे बेटर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई की वीडियो में तुमको समझाया था, इससे बेटर समझाया था, तुम लोग वो फॉलो कर लेना। नहीं तो फिर ये जो मैंने मार्क किया है वो फॉलो कर देना, ठीक है ना। ये जो मैंने मार्क किया ये फॉलो करना, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया तुम लोग को मैंने ये फॉलो पढ़ाया था टाइम ऑफ सप्लाई में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो वो फॉलो कर लेना, ठीक है। फिर बोला प्रोटेक्टेड ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी, मैंने ऑलरेडी थ्योरी वाले वीडियो मैंने कवर किया। सिंपली बता दो प्रोटेक्टेड ड्यूटी का मतलब क्या होता है, देश के डोमेस्टिक टेरिटरी पे जो भी बिजनेसेस हैं उसको सेफ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्टेड ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी चार्ज करती है। दोनों का सेम, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है एक ही है कि जो इम्पोर्ट्स है वो महंगा हो जाए, जिसके वजह से इम्पोर्ट्स के डिमांड कम हो जाए देश के अंदर, और जो भी कंपनीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है देश के अंदर, उनके गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़े, जिससे इंडिया इंपोर्ट कम करे और हमारे इंडियन गुड्स का डिमांड क्या करे, ज्यादा करे, जिससे इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर रहेगा। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव और सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तुम लोग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। जापान से लाया है ये येन में, तो मैंने कस्टम वाले में सेम सम्स मैंने कवर किया है, कस्टम वाले वीडियो मैंने सेम सम्स कवर किया है ऑलरेडी, मेरे कस्टम वाले वीडियो में सेम सम्स मैंने कवर किया, सोल्यूशन दिया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 2020 जनरल, देखो मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ये रिवीजन है, ये कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये रिवीजन है जस्ट, ठीक है ना। फीचर्स क्या है जीएसटी का आपको पता है, जीएसटी का फीचर्स क्या होता है, ये वैल्यू एडेड होता है और ये लिमिट ऑन पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। इसका फीचर्स है ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है, कैस्केडिंग को अवॉइड करता है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये डेस्टिनेशन बेस पे होता है, बहुत सारा मैंने जीएसटी वाले को पढ़ाया है ये, ठीक है। थ्री टैक्सेस समसूट जीएसटी ऑलरेडी डन है। गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी, देखो गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है इंक्लूडिंग एक्सलेबन क्लेम, ग्रोइंग क्राफ्ट्स ग्राफ्स, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड दैट एग्री टू सर्विस बिफोर द सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज आर नॉट डिफरेंशिएटेड बट दे आर कॉमनली ट्रीटेड, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएट नहीं होता, इसको कॉमनली ट्रीट करते हैं। दिस एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन फॉर द सर्विस इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। दिस एलिमिनेट द प्रॉब्लम डबल सेक्शन फॉर सर्विसेज इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल है, सर्विस का डेफिनेशन तो मेरे पीडीएफ से पढ़ना है, यहाँ से मत पढ़ना, मेरा पीडीएफ पढ़ना, मेरा पीडीएफ में सर्विस का एक्चुअल डेफिनेशन दिया हुआ तो वो पढ़ लेना, ये बेकार का दिया हुआ। टैक्सेबल इवेंट क्या ऑलरेडी डन है, टैक्सेबल पर्सन क्या ये भी डन हमारा, देखो 2019-2020 में। मेंशन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट सब्सिट्यूट इन जीएसटी, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके ये सब ऑलरेडी जीएसटी मर्ज नहीं हुआ है, 2019 का क्वेश्चन था, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। सप्लाई क्या हुआ जनरल में पढ़ा दिया था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 2019 ऑनर्स में पढ़ा दिया, मिक्स सप्लाई 2019 ऑनर्स में पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा ये आईटीसी वाला चैप्टर है, ये आईटीसी वाला चैप्टर है, आप अच्छे से देख लीजिए, एकदम इजी है, एकदम इजी, जैसे मैंने तुमको 2019 का जो मैंने ऑनर्स पढ़ाया ना तुमको, वो आईटीसी कर लोगे सारा आईटीसी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया एक्स रजिस्टर्ड डीलर इन मुंबई परचेज गुड्स फ्रॉम सर्टेन डीलर इन मुंबई फॉर एन अमाउंट 2,50,000 एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। परचेज किया है तो आईटीसी क्लेम करेगा, सेल किया है 4,42,000, मुंबई से परचेज किया, मुंबई में सेल किया, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई, सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। तो सेल के टाइम पे जीएसटी ऐड करके बेचा है,
ठीक है, और परचेस टाइम पे जीएसटी हटा करके परचेस किया है, ठीक है। फिर बोल रहा है जीएसटी पेबल, वही आईटीसी का सम से एकदम इजी है, एकदम इजी है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको हम लोग कैपिटल दिखाते हैं, जैसे एसेट, एसेट को हम लोग क्या दिखाते हैं, कैपिटल दिखाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज होता है उसको अपने बोलते हैं कैपिटल गुड्स। आईटीसी क्या होता है, जो परचेस के टाइम पे हम लोग क्लेम करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन करता है, आईटीसी, ठीक है। और ये परचेस टाइम पे क्लेम करते हैं, रेगुलर स्कीम वाले क्लेम कर पाते हैं, कंपोजिशन स्कीम वाले क्लेम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आईटीसी से बेनिफिट क्या होता है, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, जिससे प्राइसेस का सामान भी कम होता है, और ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है। ऐसे करके पूरा लिखना है तुमको आंसर, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने तुमको पढ़ाया था। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या है, डेट ऑफ मूवमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ तुम्हारा पेमेंट, सॉरी डेट ऑफ मूवमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ये हम लोग सप्लाई अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम, ये और आईटीसी, ये चार चार वीडियो तुम मेरा जरूर फॉलो करके जाना, तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा, ठीक है ना। मेंशन इन टू केसेस वेयर पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, 2019 का ऑनर्स क्वेश्चन है, ठीक है। गुड्स क्या है, कस्टम के हिसाब से। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें वेशल आता है, स्टोर आता है, बैगेज आता है, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब आते हैं गुड्स में, ठीक है। मेंशन इन टू ड्यूटी, ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द कस्टम एक्ट, एक हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक होता है काउंटर वैल्यू ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सब डाल देना यहाँ पे। व्हाट डू द टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर कितना है, 24 नॉटिकल माइल, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर कितना है, 24 नॉटिकल माइल, नहीं नहीं, टेरिटोरियल वाटर आपका 12 नॉटिकल माइल है, सॉरी, टेरिटोरियल वाटर आपका 12 नॉटिकल माइल है, इंडियन कस्टम वाटर है आपका 24 नॉटिकल माइल, ठीक है, ठीक है। और 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1852 मीटर, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर का जो आंसर होगा सिंपली लिख देना, जहां से इंडिया की जो फिजिकल लैंड मास खत्म होता है, वहां से 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, वो हमारा होता है टेरिटोरियल वाटर। उसके अंदर जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, सब हमारे देश का माना जाता है। और 12 नॉटिकल माइल के अंदर अगर कोई सामान आता है तो इंपोर्ट होता है, 12 नॉटिकल माइल के बाहर अगर कोई सामान जाता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे करके आंसर लिख देना, ठीक है। बाकी थोड़ा गूगल करके आंसर इसका निकाल लेना, अगर लग रहा है आंसर छोटा है तो गूगल करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। सेफ का ड्यूटी है, डन है भाई, 2020 ऑनर्स में आया था, ठीक है। एफओबी बोला है, अच्छा, एसेसेबल वैल्यू बोला, चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर, ठीक है, एफओबी है 1,20,000। फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री फ्रांस टू इंडिया, फ्रेट बाय एयर है, एयर है, ठीक है। और इंश्योरेंस ये दिया, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इन इंडिया, लोकल एजेंट, इसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग कमीशन है, ठीक है। तो प्राइस है 12 लाख रुपया, फ्रेट ऐड करेंगे, फ्रेट कैसे ऐड करेंगे, देखो 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20% 2,40,000, और ऑलरेडी इसका फ्रेट कितना 3 लाख, 3 लाख 2,40,000, विच एवर इज लोअर 2,40,000, तो 2,40,000 ऐड करेंगे, इंश्योरेंस को ऐड करेंगे। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, ये बाइंग कमीशन, देखो कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इन इंडिया, इंडिया बोला है ना, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इन इंडिया। अब अगर तुम इसको ऐड करते हो, अगर तुम इसको ऐड करते हो तो यहाँ पे लिख देना एज्यूम टू सेलिंग कमीशन, देखो यहाँ पे ऐड किया है, ऐड किया है ना, तो यहाँ पे तुमको एक अजम्पशन डालना पड़ेगा, एज्यूम टू सेलिंग कमीशन, एज्यूम टू सेलिंग कमीशन अगर ऐड करते हो, क्योंकि कमीशन में ना कंफ्यूजन होता है, कमीशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो तुम अगर कमीशन को ऐड किया, क्योंकि जोरी है क्या, जोरी है क्या, कब एजेंट सेलर का ही हो, जोरी क्या एजेंट बायर का हो, तो कमीशन वाला बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए कमीशन केस में ना ऑलवेज तुम लोग एक नोट डाल कर रखना कि कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इन इंडिया, इसका मतलब बाहर का कोई बंदा है फ्रांस का, उसने इंडिया में बहुत सारे एजेंट रखा है और उसको सामान बेचवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये अजम्पशन लिया गया है कि जो एजेंट है वो सेलर का है, बायर का नहीं है, इंडिया का एजेंट नहीं है, ये सेलर का एजेंट है। सेलर कौन है भाई, सेलर कौन है यहाँ, फ्रांस है ना, सेलर कौन है, फ्रांस है, तो मान के चलेंगे ये फ्रांस का सेलर है, फ्रांस का सेलर, तो ये अजम्पशन पे बेसिस पे इसको ऐड किया गया, इसलिए ऐड कर देना यहाँ पे, एज्यूम सेलिंग कमीशन बोल के ऐड कर देना, ठीक है। अजम्पशन लिखना जरूरी है भाई, ठीक है। कितना, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया 15,10,000, ठीक है। देख लो यहाँ पे नोट दिया, इफ कमीशन टू लोकल एजेंट नॉट कंसीडर, तब आएगा 15,05,000,
15 लाख रुपए आ जाएगा। देखो यहाँ पे नोट डाल के दिया। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम इसको नहीं कंसिडर करोगे ना, तब भी तुमको एजम्पशन मानना पड़ेगा कि कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इज ए बाइंग कमीशन एज्यूम्ड, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इज ए सेलिंग कमीशन एज्यूम्ड। तो अजम्पशन जरूर डाल देना, जब तक खुल के ना बोले तब तक अजम्पशन पे काम चलाना, ठीक है। आ जाओ 2021 ऑनर्स। 2021 ऑनर्स, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया तुमको, ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई ऑलरेडी डन है। नेचर ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट इन द केस ऑफ फॉलोइंग सप्लाई, ठीक है। नेचर ऑफ सप्लाई बोल रहा है, देखो मोबाइल फोन अलोंग विथ चार्जर एंड हेडफोन। फिर बोला दिवाली गिफ्ट बॉक्स जिसमें फ्रूट्स भी है, केक्स भी है, फ्रूट जूस भी है। तो एक होगा तुम्हारा, देखो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन आपको पता है, मोबाइल फोन और चार्जर ये नेचुरल बंडल है, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का 18% लगेगा। मोबाइल फोन का 18%, देखो 18% लगेगा मोबाइल फोन का 18%, बिकॉज ये प्रिंसिपल सप्लाई है। मोबाइल फोन क्या है, प्रिंसिपल है, तब जाके चार्जर की बात होती है। तो ये नेचुरल बंडल है, ये होगा तुम्हारा कंपोजिट सप्लाई, और जो प्रिंसिपल 18% वही चार्ज करेंगे, ठीक है। दिवाली गिफ्ट, ये सब जो गिफ्ट बॉक्स होते हैं ना, वो मिक्स सप्लाई होते हैं। मिक्स सप्लाई इसमें हाईएस्ट किसका है, जीएसटी। फ्रूट पे 0 है, केक्स पे 12% है, और फ्रूट जूस पे 18%, तो 18% ही लेंगे, तो दोनों केस में 18% आएगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑलरेडी डन है, ठीक है। रेट भी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया कि कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या रेट है। नॉर्मली 3 ही रेट फॉलो करते हैं। 1% फॉलो करते हैं इन केस ऑफ गुड्स या ट्रेड एंड कॉमर्स, 5% फॉलो करते हैं इन केस ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस, और 6% फॉलो करते हैं इन केस ऑफ अदर सर्विस, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और जर्नल में आया हुआ था, ठीक है। हाउ द टाइप ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज सप्लाई तब मानेगी, पेमेंट पे नहीं, जब आपने सप्लाई किया, जब आपने मूवमेंट किया, जब आपने मूवमेंट किया वही आपका सप्लाई होगा। पेमेंट तो आता जाता रहेगा, तो सप्लाई पे सप्लाई माना जाएगा, पेमेंट पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एडवांस मान लिया, क्या टाइप ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज द डेट ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लेकिन अगर आपने पेमेंट पहले ले लिया है और सप्लाई बाद में किया है, तो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब आपका हो जाएगा ये पेमेंट वाला, ठीक है। टैक्स इनवाइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, देखो टैक्स इनवाइस का मतलब क्या, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। देखो टैक्स इनवाइस or bill is a list of goods sent or services provided along with the amount due for the payment. A tax invoice is generally issued to a charge to a tax and passes the input tax ready. जो टैक्स इनवाइस होता है ना, उसमें प्रॉपरली सब कुछ मेंशन किया जाता है, कितना सीजीएसटी कितना एसजीएसटी है, सब कुछ वहां पे मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। जो बिल ऑफ सप्लाई है, बिल ऑफ सप्लाई, a registered supplier who aggregate turnover in a year exceed 500 crore has to prepare an e-invoice in respect of supply of goods service or both। ये सब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। बिल सप्लाई, बिल सप्लाई का आंसर नहीं दिया है क्या, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये आंसर आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, या चैट जीपीटी कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, जहां से आपको आंसर मिले आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जितना मिला था मैंने आंसर वहां पे डाल दिया है, ठीक है गाइस। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेबल, ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर इन वेस्ट बंगाल ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर 24। प्राइस ऑफ द गुड सप्लाई इन वेस्ट बंगाल एक्सक्लूडिंग 4 लाख रुपए, 4 लाख का सीएसटी। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव प्राइस, ये सब आइटम इंक्लूड नहीं है। इंस्टॉलेशन चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है, तो इग्नोर मारेंगे। एनजीओ को ऐड करेंगे, ठीक है, ये एप्लीकेबल जीएसटी है। ओके, आप पहले इसका आंसर देख लो। प्राइस एक्सक्लूडिंग सीएसटी कितना, 4 लाख था। इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड करेंगे, पैकेजिंग चार्ज ऐड करेंगे, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऐड करेंगे, हो गया 47,000, ठीक है। सबको ऐड करेंगे 4,47,000 रुपया, ठीक है। अगर जीएसटी बोला कैलकुलेट करने के लिए, तो इसी पे जीएसटी कैलकुलेट करके दिखा देंगे, 6% हिसाब से जीएसटी पेबल। अगर बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो छोड़ देना, ठीक है। नेचर बोला है, सप्लाई फ्रॉम कोलकाता दुर्गापुर, इंटरेस्टेड सप्लाई है, सीजीएसटी एसजीएसटी। सप्लाई फ्रॉम बिहार टू तमिलनाडु, इंटरेस्टेड सप्लाई आईजीएसटी। सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, इंटरेस्टेड सप्लाई है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। चंडीगढ़ यूटी में आता है, यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ यूटी वगैरह सब पढ़ाया आपको, ओके। रजिस्टर्ड डीलर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मंथ ऑफ दिसंबर,
ये इनपुट आईटीसी वाला तो तुम लोग को पता है, देखो ना ओपनिंग वाला आईटीसी दिया है, तो 2019 में जो ऑनर्स का क्वेश्चन करवाया था वही सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। टैक्सेबल इवेंट क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, और टेरिटोरियल वाटर क्या है, इस सब का आंसर दिया हुआ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे बोला है एफओबी है 23,000 रुपया यूके पाउंड, एयर फ्रेट है 5250, इंश्योरेंस ये है, लैंडिंग चार्ज इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयर हाउस इन तमिलनाडु, इंडिया वाला खर्चा इसको भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी 72 रुपया पर यूके पाउंड, ठीक है, और ये परसेंट दिया, ठीक है, सॉल्व करते हैं। एफओबी है 23,000 रुपया, ठीक है, ऐड करते फेयर, तो 23,000, और कुछ ऐड तो नहीं होगा ना, देखो ये इग्नोर करना, इसको भी इग्नोर करना, ये और ये दोनों मिलके आ गया एडजस्टेड एफओबी आएगा, ठीक है। तो सिंपली 23,000 का 20%, 23,000 का 20%, ये 23,000 है ना, तो 23,000 का 20% कितना होता है, 23,000 का 20%, 4600, देखो देखो ना यहाँ पे 4600, ठीक है, और ये कितना 5250, 5250, तो विच एवर इज हायर, तो 4600 होगा, तो 4600 होगा, ठीक है। इंश्योरेंस ऐड कर देंगे 400, तो सीआईएफ वैल्यू ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो इंडियन रुपीज में आ जाएगा। इस पर 10% बीएसटीडी आएगा, ठीक है, इसका 10% सोशल वेलफेयर चार्ज आएगा, इसको ऐड कर देंगे, इसी पे जीएसटी निकाल देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आएगा कस्टम ड्यूटी पेबल, ठीक है, कस्टम ड्यूटी पेबल, ओके। 2021 जर्नल, 2021 जर्नल, ओके। एग्रीगेट टर्नओवर आई इनपुट ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। मेंशन इन 3 टैक्सेस नॉट सबसुम जीएसटी ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। मेंशन इन 2 गुड्स दैट केप्स आउटसाइड प्रीव्यू ऑफ जीएसटी ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, मतलब जो अभी तक जीएसटी से बाहर है, ठीक है, जीएसटी से बाहर ऑलरेडी मैं देखो 2000 मैं रेफरेंस दे दिया हूँ, रेफरेंस दे दिया, समझ लो सर आपने पढ़ाया नहीं है। जो जीएसटी से बाहर है वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल, जो अभी तक जीएसटी से बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल अभी तक जीएसटी से बाहर किया गया है, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, परचेज के टाइम पे होता है, ठीक है, जब आप परचेज करते हो। आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, जब आप सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज करते हो, तो सेल के टाइम पे आपका आउटवर्ड, परचेज टाइम पे आपका इनवर्ड, ठीक है। जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, जीएसटी रजिस्टर्ड मतलब क्या, अ बिजनेस हैविंग द टर्नओवर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जम्पशन लिमिट हेंस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बोला ना जीएसटी में रजिस्टर्ड कब करोगे, जब लिमिट ज्यादा हो गया, अगर गुड्स कर रहे हो 40 लाख रुपए, सर्विस कर रहे हो 20 लाख रुपए, उससे ज्यादा कर लिया तो जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर एवरी पर्सन हैविंग द रजिस्ट्रेशन अंडर एक्साइज वैट सर्विस टैक्स कॉन्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर आपके पास एक्साइज है, अगर आपने एक्साइज का एक्साइज वैट सर्विस टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन था, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है ना। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन, एजेंट ऑफ सप्लायर और ई कॉमर्स ऑपरेटर, इन सबको जीएसटी लेना पड़ेगा। बाकी मैंने थ्योरी वाले वीडियो, जो मैंने 2.5 घंटे का मेरा थ्योरी वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर पान मसाला गुटखा ये सब अगर आप करते हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, जहां पे आप आपका धंधा होता है, दैट इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या था, प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डरली कैरिड इंक्लूडिंग वेयर हाउस, गोडाउन, ठीक है, स्टोर ऑफ गुड्स, जहां पे आप धंधा करते हो आपका होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट, प्लेस ऑफ बिजनेस वो भी होता है जहां जहां पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हो, ठीक है, जहां पे आपका एजेंट काम करता हो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। तो थ्योरी वाली चीज में मैंने ऑलरेडी सब कवर किया, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है तुमको पता है, क्या पढ़ाऊं इसको तुमको, आईटीसी वाला क्वेश्चन है भाई, देख लेना, ठीक है, ये देख लेना आईटीसी वाला क्वेश्चन, क्योंकि आईटीसी वाला क्वेश्चन जो मैंने 2019 पढ़ा दिया वो बेस्ट था। स्टेट विच टाइप्स ऑफ जीएसटी वुड बी लेवल अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। मुंबई सप्लाई किया है चेन्नई, आई जीएसटी लगेगा, ठीक है। पंजाब से पंजाब आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ अंडमान सप्लाई गुड्स टू डब्ल्यू ऑफ अंडमान, तो आपका यूटी जीएसटी लगेगा, अंडमान तो यूटी में आ गया ना, अंडमान निकोबार, तो सी जीएसटी और यूटी जीएसटी, ये सब इंट्रा स्टेट सप्लाई थे। टैक्स इनवाइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, प्लीज गूगल कर लेना भाई, प्लीज गूगल कर लेना इसका आंसर, गूगल या चैट जीपीटी कर लेना, ठीक है ना। समझ गए, हाँ सर समझ गए। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई थोड़ा ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन एग्जाम्प्टर सप्लाई, जीरो सप्लाई ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। कस्टम
इंडियन कस्टम वाटर प्रोटेक्टेड ड्यूटी, इंडियन नेवी ड्यूटी। इंडियन कस्टम वाटर में बोला ना 24 नॉटिकल माइल, देखिएगा 24 नॉटिकल माइल। इंडियन कस्टम वाटर में 24 नॉटिकल माइल कहाँ लिखा है, देखो 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल हमारा क्या होता है, इंडियन कस्टम वाटर होता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना यहाँ पे, एंटी डंपिंग ऐसा पढ़ा दिया है। एसेसेबल वैल्यू, ये प्राइस चार्ज बाय द एक्सपोर्टर, मतलब एफओबी 25,000 $25 ऐड करेंगे। फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये भी क्या होगा, ऐड होगा। इंश्योरेंस तो एडजस्टेड एफओबी का 1.125%। लोडिंग अनलोडिंग चार्ज एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये भी क्या होगा, ऐड होगा एडजस्टेड एफओबी में। फ्रेट पेड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू वेयर हाउस, इग्नोर करना इसको। एक्सचेंज रेट $80, तो आंसर देख लो इसको। एडजस्टेड एफओबी कितना, 25,000 रुपया। फेयर रेट आएगा 5,000। आपको पता है 20% ऑफ एफओबी, ठीक है। 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी या एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। 20% ऑफ एफओबी या एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एफओबी का इतना, ठीक है। सीआईएफ नहीं, लोडिंग लोडिंग, ये एफओबी यहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ, ये गलत दिया हुआ। रुको रुको रुको, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो मैं सॉल्व कर दिया हूँ, वीडियो रोक के मैं सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। देखो ये गलत सॉल्व किया हुआ है, जो मैंने किया यहाँ पे करना, ठीक है। ये आपका दिया 25,000 रुपया, तो 25,000 आपका हो जाएगा प्राइस चार्ज, मतलब एफओबी प्राइस, प्लस रूल ऐड करेंगे रूल 10(1). तो रूल 10(1) याद रखिएगा, ये जो आपका लोडिंग अनलोडिंग होता है, ये रूल 10(1) का पार्ट होता है। तो रूल 10(1) का पार्ट में ऐड करेंगे तुम्हारा 625 रुपया। तो ये 625 मेरा क्या था, लोडिंग लोडिंग और अनलोडिंग, ये रूल 10(1) का पार्ट होता है। तो कितना आएगा, $25,625 आएगा, ठीक है। अब उसमें फ्रेट और ऐड करेंगे, तो 25,625 का 20% आएगा 2125, और आपका फ्रेट कितना है 6250। तो लोअर क्या आएगा, लोअर क्या आएगा 5125, सॉरी 5125, और 6250 लोअर क्या आएगा 5125। इंश्योरेंस क्या होगा, ये जो मेरा एडजस्टेड एफओबी आया है ना, ये मेरा जो एडजस्टेड एफओबी आया, एडजस्टेड एफओबी का 1.125% आएगा 288, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके आएंगे तो 31038, ठीक है। अब इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। बुक ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर गलत है, सॉरी ये गलत है। तो मैं तुमको कुछ चीज लिख दे रहा हूँ, ये रूल 10(1) का पार्ट है, ठीक है। ये रूल 10(2) का पार्ट है, ये भी 10(2) का पार्ट है। इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो एफओबी प्लस रूल 10(1) आएगा, एडजस्टेड एफओबी प्लस रूल 10(2) आएगा सीआईएफ वैल्यू। ऑलरेडी मैंने कस्टम में तुमको पढ़ाया था, ठीक है। टैक्सेबल इवेंट क्या मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। आ गया 2022, ठीक है। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2022 और 2023 का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, आप इसको देख लीजिए। कोई डाउट होता है भाई तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, कोई भी डाउट होगा वो उसको देख लेना, ठीक है। 2022 और 2023 में कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, ये मेरा नंबर है, ठीक है। ये मेरा नंबर है 9831855608, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पर आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरा पूछ लेना, ठीक है। और मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें का मैंने सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। स्टिल कोई डाउट होगा इस नंबर पूछ लेना, इस नंबर पे मेरे से डाउट पूछ लेना। और ऑलरेडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, मेरे से नंबर वगैरह दिख जाएगा। कोई भी डाउट होगा इस नंबर पे आके पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। लगभग मैंने कितना क्वेश्चन करवा दिया, 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। 19 का 2, 20 का 2, 21 का 2, 6 पेपर करवा दिया। 4 पेपर का मैं आपको सोल्यूशन दे दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक ही चीज बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। पूरे ईयर पेपर मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। और कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़िएगा, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा।